हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको जाते जाते कुछ और बेसिक से इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और कुछ ऐसी और चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर करना है, देखना है थोड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए और फिर आप आकर के हमें ही उल्टा सीधा बोलिए। लेकिन दिल से बताऊं दोस्तों, अच्छा तो लग रहा है कि आप सभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और गॉड से यही प्रे करना चाहेंगे कि मेरे सारे प्यारे रसगुल्ले एग्ज़ाम में अच्छे से फोड़ कर आएँ और अच्छे नंबरों से पास हों। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि आज के बाद रियली सच बताऊं, दिल से बता रहा हूं कि ये सोच रहा हूं कि पता नहीं आप लोग उसके बाद वीडियो पे कमेंट भी करेंगे या नहीं, क्योंकि आप सभी के कमेंट को देखकर बड़ा सुकून मिलता है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हम व्यूज़ के चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, आपका और हमारा एक दिल का रिश्ता हो जाता है। वैसे भी टीचर और स्टूडेंट में हमेशा एक ऐसा प्रेम हो जाता है, ऐसा लगाव हो जाता है कि आप सभी एक फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। तो ये जो बातें हैं दोस्तों यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि हमारा एक ब्लॉग चैनल है MK सर ब्लॉग्स के नाम से, इसीलिए आपको बोला कि उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम एग्ज़ाम आप लोग दे दें। उसके बाद जब उस पर लाइव आएंगे तब आपसे हम बातें करेंगे और जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी यूट्यूब पर भी अपना कैरियर बना रहे हैं या और कुछ करने का ठान रहे हैं तो हम उनको गाइडेंस करेंगे, हम उनकी हेल्प करेंगे और उसी पर आपसे रूबरू होते रहेंगे। ठीक, तो चलिए आज देख लेते हैं दोस्तों, संकुलन क्षमता एकक कोशिका के घनत्व की गणना कैसे करते हैं और कांच एक अतिशीतित द्रव है क्यों, साथ ही तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, सेल स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अर्ध आयु काल, ये कुछ और ऐसे बचे हुए थे। हमने देखा, इस पे नज़र डाला। तो दोस्तों अगर बात करें, एक इस पर न्यूमेरिकल आता है, इस पर भी और इस पर भी, और ये दोनों, और सभी को रखने का जो हमारा रीज़न है केवल यही, इसका जो रीज़न है यही है कि इस पर सभी पर न्यूमेरिकल आते हैं इसको छोड़ करके। सो हमने कहा क्यों ना इन्हें भी कवर कर लिया जाए। तो चलिए यहाँ से समझ लेते हैं कि संकुलन क्षमता क्या है। दोस्तों ये पहले ही चैप्टर का है, संकुलन क्षमता। देखिए, क्रिस्टल जालक में उपस्थित वह कण। अब क्रिस्टल जालक क्या है तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने एक आकृति बनाया, ठीक है ना, एक क्या है घन, घनाभ आप पढ़े होंगे, तो यहाँ से बना दिया, ठीक है, घन। अब दोस्तों इसमें जो भी आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 बिंदु हैं। तो ये पूरी संरचना को क्रिस्टल जालक कहा जाता है और क्रिस्टल जालक के ये जो भी कोर है इनका एकक कोशिका कहा जाता है। तो क्रिस्टल जालक में ठीक उपस्थित कण, भाई ये कोई क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक में एक कण है और ये कण इस क्रिस्टल जालक को जितने भाग मतलब जितना घेरता है, जैसे अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसके थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे कोई कण रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे, तो दोस्तों ये जो क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई कण इस क्रिस्टल जालक के कुल भाग को जितना घेरता है, यानी क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेर लेता है उसी को कहा जाता है संकुलन क्षमता। तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित कोई कण क्रिस्टल जालक का के मतलब कुल आयतन का जितना भाग घेर ले, ठीक, क्योंकि भाई ये इसका पूरा आयतन है और पूरे आयतन का इसने इतना भाग घेर लिया है। तो यही कहेंगे दोस्तों कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेर लेता है उसे ही कहा जाता है संकुलन क्षमता। ठीक, क्या कहते हैं दोस्तों, संकुलन क्षमता। अब देखिए संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है दोस्तों, जब परसेंटेज में निकालना होता है तो संकुलन क्षमता बराबर फार्मूला होता है क्रिस्टल जालक में उपस्थित एक कण का आयतन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक कण का आयतन, क्रिस्टल जालक में आगे लिख देंगे क्रिस्टल जालक में उपस्थित एक कण का आयतन। कण कैसे होगा, गोलाकार, यानी गोले का आयतन, ठीक, यहाँ से, और अपान क्रिस्टल जालक का कुल आयतन गुणे 100। दोस्तों इस बेसिस पे संकुलन क्षमता निकाल लेते हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्या बताया हमने ये बताया
कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, ठीक ना, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेर ले उसे कहते हैं संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता बराबर होता है दोस्तों, परसेंटेज में जब निकालना होता है तो क्रिस्टल जालक के एक कण का आयतन, कण यानी गोलाकार होगा, यानी गोले का आयतन रखना होगा 4, यहाँ से कितना रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब रखेंगे, और बटे कुल आयतन यानी पूरे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन जो होगा और गुणे 100। ठीक, जब भी परसेंटेज निकालना होता है आपको पता है गुणे 100 करेंगे, तो इस तरह से संकुलन क्षमता हम निकाल लेंगे। और एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना कैसे करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे प्यारे रसगुल्ले कमेंट कर रहे थे कि सर जी एकक कोष्ठिका के घनत्व में यानी डेंसिटी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको अच्छे से बता दीजिए, क्योंकि उस पर भी न्यूमेरिकल आता है। तो आपकी बातों को हम सुन रहे हैं तो कैसे नकार सकते हैं। चलिए इस पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें कोई परिभाषा नहीं है, हमें क्या निकालना है, एकक कोष्ठिका के घनत्व की गणना करना है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए होता है फार्मूला D बराबर N गुणे M अपान, ध्यान दीजिएगा, A क्यूब गुणे में NA। ठीक है ना। अब देखिए इसमें सारी चीजों को एक एक करके कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। इसमें दोस्तों अगर हम बात करें D क्या है और N क्या है, M क्या है, NA क्या है, और साथ ही साथ A क्यूब क्या है। तो A क्यूब अगर बात करें, A क्यूब का तो दोस्तों हो जाएगा आयतन, लेकिन अगर A अकेले की बात करें तब तो ये क्या हो जाएगा, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। ठीक है ना, कोर की लंबाई, यानी ऐसा क्या है, किसी कोर की लंबाई हो जाएगा A। अब दोस्तों D क्या है, तो अभी बताया, D क्या है, डेंसिटी यानी घनत्व है, घनत्व है दोस्तों। N क्या है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या, एकक कोष्ठिका पर परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या है। ठीक है ना, एकक कोष्ठिका यानी यहां पर कितने होते, कितने परमाणु होंगे वही आपको दर्शाना है। और M क्या है, तो M है दोस्तों मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान है। ठीक, और Na क्या है, Na इस तरह से लिखा रहता है, तो ये अवोगाद्रो या एवोगेड्रो कहते हैं जिसे। ठीक, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या है। इसका मान कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी कल हमने पूछा था एक क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ गए थे, इसका मतलब आप सभी वीडियो को एंड तक देखते हैं और हमें बहुत खुशी हुई इस बात को जानकर, क्योंकि ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं, जो वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हैं। ठीक, तो दोस्तों अवोगाद्रो संख्या या एवोगेड्रो संख्या कहते हैं, इसका मान आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों इसी पर आएगा न्यूमेरिकल और आपको फोड़ करके आना है। ठीक, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा, इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो एकदम धुआं धुआं करके आना है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कांच एक अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, या इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पुराने समय में जो भी खिड़कियां यानी जो पुराने समय में घर बने हैं, महल हैं, कुछ भी हैं, खंडहर हैं, उनकी जो खिड़कियां हैं वो अर्थात ऊपर से पतली और नीचे से मोटी क्यों हो जाती हैं। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि वो नीचे उनका लेयर मोटा हो जाता है, ऊपर वो पतली हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका एक ही रीजन, दोनों क्वेश्चन का एक ही रीजन है कि कांच एक अतिशीतित द्रव क्यों है। तो दोस्तों कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, समझिएगा, कांच क्या है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है। और दोस्तों अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं अर्थात कांच में क्या होता है, कांच में बहने का गुण पाया जाता है। कांच में द्रवों की भांति क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। ठीक, लेकिन दोस्तों ये जो गुण होता है, जो कांच में बहने का जो गुण होता है, ये अत्यंत धीमा होता है। ठीक, अत्यंत धीमा होता है, यानी बहुत ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। इसीलिए क्या होते हैं, कई वर्ष बीत जाने के बाद ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि कल खिड़की में कांच लगवाया और आज ही वो नीचे मोटा हो गया ऊपर पतला हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कभी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हमने बताया कि कांच एक
अतिशीतित द्रव माना जाता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन दोस्तों कांच में क्या होता है, जो द्रवों की भांति बहने का गुण होता है वो क्या होता है, अत्यंत धीमा होता है। ठीक, बस इतना है। अब लिखेंगे कैसे, तो यही लिखेंगे कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक ना, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और कांच में द्रवों की भांति बहने का गुण पाया जाता है और ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से होती है और इसीलिए कांच को एक अतिशीतित द्रव माना जाता है। और खिड़की वाले में भी यही लिखेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर द्रव की भांति कांच क्या होगा, बहेगा और धीमे धीमे बहने के कारण नीचे मोटा हो जाएगा, ऊपर पतला रहेगा। बस यही घटना होती है। चलिए अब इसमें आता है, ये क्या है, मोल तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों। क्या होता है, किसी वैद्युत अपघट्य के, अब वैद्युत अपघट्य क्या है, हमने बताया था कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर सके। जैसे नमक है, नमक जब तक सूखा रहेगा धारा नहीं बहेगी, जैसे ही जल में घोलोगे तो वो क्या है, चालकता का गुण उत्पन्न हो जाएगा, यानी चालकत तो हो जाएगा वो। तो दोस्तों उससे कहेंगे वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा, किसी वैद्युत अपघट्य के, कोई वैद्युत अपघट्य है दोस्तों और 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा, समझिए परिभाषा, कोई वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा, ठीक ना, 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा विलयन में, ठीक ना, ये क्या होगा कि एक कोई वैद्युत अपघट्य है और इसका 1 ग्राम तुल्यांक भार किसी विलयन में जितने आयन दे देता है, यानी जितने आयन उत्पन्न कर देता है, उसे कहते हैं तुल्यांकी चालकता। परिभाषा समझ लीजिए फिर से, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा विलयन में दिए गए आयनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा विलयन में दिए गए आयनों को, ठीक, यानी 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा रहे और किसी विलयन में वो जितने आयन दे दे, उसे कहते हैं तुल्यांकी चालकता। अब इसमें दोस्तों फार्मूला होता है लेम्डा बराबर K गुणे 1000/N, K गुणे 1000/N, ये हो जाता है आपका तुल्यांकी चालकता बराबर फार्मूला। जहां लेम्डा क्या है दोस्तों, तुल्यांकी चालकता, अब N क्या है, नॉर्मलता, ठीक ना, N क्या है, नॉर्मलता। अब K क्या है दोस्तों, तो इसे विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, चालकता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या तो चालकता कहिए या विशिष्ट चालकत्व कहिए। ठीक, अब दोस्तों इसका जो मात्रक भी हो जाता है, मात्रक पूछ लेता है कभी कभार, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका क्या होगा दोस्तों, बताइएगा, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है। ऑब्जेक्टिव में मात्रक जरूर पूछा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव में मात्रक जरूर पूछा जाता है, ठीक ना। जैसे अब यहां से इसको समझ लेते हैं और कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, तुरंत इसका मात्रक बताना है आपको, ठीक है ना। फिजिक्स में वैसे मात्रक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभार इसमें पूछ लेता है, तो आपको बताना है। अब इसमें एक चीज, चलिए इसको देख लेते हैं कि मोलर चालकता क्या है। सेम पिक्चर है, बस थोड़ा सा इसमें 1 ग्राम तुल्यांक है और इसमें मोलर चालकता में 1 मोल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, तुल्यांकी चालकता है, इसमें मोलर चालकता। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा किसी विलयन में दिए गए आयनों को ही कहते हैं मोलर चालकता। परिभाषा समझ में आ गई, फिर से सुन लीजिए, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए आयनों को ही क्या कहेंगे, मोलर चालकता। यानी कोई वैद्युत अपघट्य है और उसकी मात्रा 1 मोल है, और जब जैसे ही विलयन में, यानी कोई विलयन है उसमें जब आप घोलेंगे तो वो जितने आयन उत्पन्न कर देगा, यानी उसकी मात्रा जितने आयन पैदा कर देगा, वही क्या हो जाएगा, मोलर चालकता हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं दोस्तों, लेम्डा बराबर K गुणे 1000, सॉरी इसको लेम्डा M से दर्शाते हैं, और अपान M। M क्या है, ध्यान दीजिए,
m क्या है दोस्तों, इसमें देखिए लेमडा m मोलर चालकता, क्या k क्या है दोस्तों, तो अभी बताया विशिष्ट चालकत्व या चालकता, और यहाँ से m क्या है, तो ये मोलरता है। ठीक ना, इसका भी मात्रक बताना है। दोनों का मात्रक सेम है, और एक में क्या है लास्ट में तुल्यांक होता है, इतना हिंट दे रहे हैं, एक में लास्ट में तुल्यांक होता है और एक में लास्ट में मोल होता है। अब आपको बताना है कि क्या इसका मात्रक होता है। ठीक है ना, अब इधर देखिए, अब आता है सेल स्थिरांक क्या है। ठीक ना, एकक कोष्ठिका हो गया, कांच एक अतिशीतित द्रव हो गया, तुल्यांकी चालकता हो गया, मोलर चालकता हो गया, सेल स्थिरांक हो गया। तो किसी, देखो सेल स्थिरांक क्या है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, वो इधर x से दर्शाते हैं, का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो कहलाता है सेल स्थिरांक। ठीक, जहां L क्या है, अभी क्या हमने बताया, L क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, L क्या है दोस्तों, और A क्या है, तो L इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है। ठीक ना, अब इलेक्ट्रोड में यानी जो एनोड और कैथोड होंगे उनके बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A क्या है, क्षेत्रफल है, A क्षेत्रफल। देखिए इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और फार्मूला होता है। अगर हम बात करें, अगर पूछ लिया जाए विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालक यानी विशिष्ट चालकत्व या चालकता और सेल स्थिरांक और चालकत्व में क्या संबंध होता है, तो हम आपको बता देते हैं। यहां से देखिए, विशिष्ट चालकता बराबर या चालकत्व बराबर, चालकत्व बराबर होता है दोस्तों सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक गुणे चालकत्व, गुणे चालकत्व होता है। ठीक है ना, गुणे क्या होता है, चालकत्व। अब देखिए यहां से चालकत्व हमने बताया क्या होता है कि एक मिनट, चालकत्व नहीं, चालकता लिखेंगे, चालकत्व तो उधर है, चालकत्व नहीं लिखेंगे, चालकता लिखेंगे दोस्तों, या फिर विशिष्ट चालकत्व यहाँ पे लिख दीजिए। जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, K बराबर, यानी K बराबर x गुणे, K बराबर x गुणे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक और फार्मूला, यानी इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है या संबंध पूछ ले तो आप लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से इसको मेंटेन कर लीजिए। अभिक्रिया का वेग क्या है, तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग क्या है, तो क्या होता है कि किसी समय में यानी एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग, यानी अभिक्रिया का वेग या दर, यहाँ से वेग या दर, अभिक्रिया का वेग या दर बराबर क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, यानी किसके, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे यहाँ से समय। अब देखिए इसको जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बता दें, कोई एक समीकरण है R से P तक, तो इसका गणितीय रूप पूछ सकता है। तो इसके क्या होता है दोस्तों, ये जब विलुप्त हो रहा है तो ये बन रहा है, तो इसको जब लिखेंगे तो इसको लिखते हैं माइनस dr/dt बराबर लिखेंगे प्लस dp/dt। इस पे भी सवालें, यानी इस पर भी क्या है, कभी कभार सवाल पूछ लेता है। ठीक, अभी यहाँ से ध्यान देना, किसी एक के विलुप्त होने की दर दिया रहेगा या किसी के बनने की दर दिया रहेगा, और दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, तो घबराना नहीं है। इस तरह का रहे तो इसका मतलब ये है कि R के विलुप्त होने की दर है, ये माइनस लग रहा है यानी विलुप्त होने की दर, और प्लस बता रहा है कि प्रोडक्ट कोई तैयार हो रहा है यानी P के बनने की दर, ये हो जाता है। ठीक, तो समझ में आई परिभाषा, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को कहेंगे दोस्तों अभिक्रिया का वेग। अब आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। चलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ध्यान देना, अभी हमने बताया प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता की घात 1 हो उसे कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे लिखने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इस पे दोस्तों आप सभी को पता होगा न्यूमेरिकल जो आता है T बराबर बटे K, उसके बाद log बेस 10 A/A -
एक्स। अब देखिए यहाँ इसको आपको दोस्तों अच्छे से देख करके जाना है, इसको आपको अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इस पे न्यूमेरिकल दोस्तों जरूर आएगा। एक सिद्ध करने को भी पूछ सकता है, पूछेगा कि प्रथम कोटि की, ये इसमें देगा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया इतने समय में इतने प्रतिशत पूर्ण हो जाती है, तो इसका इतना भाग पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, आपके पास जो भी है गाइड है, विद्या है, क्वेश्चन बैंक है, मतलब अब कोई भी है या फिर आपने नोट्स बनाया है, तो एक बार आपको यही कहना चाहेंगे दोस्तों, इस पर देख लीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि नहीं बताए थे आप, हम शुरू से ही बताते चले आए हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल आता है, इसमें जरूर क्वेश्चन। जहां ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक, और a माइनस एक्स क्या है, t समय के बाद सांद्रता है। क्योंकि देगा कि कोई अभिक्रिया किसी समय में क्या है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो भाई हम उसकी सांद्रता a मान लेंगे, फिर a माइनस एक्स का जब जरूरत पड़ेगा तो a/2 रख देंगे, ठीक। अब a से कट के यहां से log 2 के रूप में इसी तरह न्यूमेरिकल बनता है और कुछ ना कुछ समय दिया रहेगा, ठीक। t क्या है, समय है, ये क्या है, k क्या है, स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। तो दोस्तों t बराबर 2.303 अपान यहाँ से k और इंटू log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो इस पर जितने न्यूमेरिकल हैं एक बार अच्छे से देख करके जाइएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि पूछा जाता है, हम बार बार पूछ रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं आपको कि ये पूछा जाएगा। तो और अब बात करें, आता है अर्ध आयु काल, कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, अर्ध आयु काल क्या होता है कि कोई अभिक्रिया, ठीक है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की, यानी जितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक ना, कोई अभिक्रिया जितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता की या मात्रा की आधी रह जाती है उसे कहते हैं अर्ध आयु काल, यानी उसी समय को अर्ध आयु काल कहते हैं, ठीक, समझ में आया। यानी ऐसा समय, ठीक, जितने समय में कोई अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे कहते हैं अर्ध आयु काल। इसमें दोस्तों फार्मूला होता है टी हाफ बराबर 0.693 और अपान के क्या है, वेग स्थिरांक। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक ना, कभी कभार दोनों फार्मूले एक साथ लग जाते हैं, क्योंकि के नहीं पता होता है, के हमें अर्धायु काल दे देता है या अर्धायु देगा, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, के का मान निकाल कर इस पर पुट कर देते हैं। तो कई तरीके से ये पूछा जाता है, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो एक बार ये जितने भी हम बात करें दोस्तों, ये है, ठीक है ना, और ये तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, डेंसिटी वाला, सेल स्थिरांक, अर्धायु काल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया और वेग, अभिक्रिया का वेग। दोस्तों इन पर जितने न्यूमेरिकल हैं एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिए अच्छे से, ठीक, और उसके बाद जो क्या होता है जब और निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, इन्हें आप देख लीजिए एक बार, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, अथवा में जो रहता है उनको करने का प्रयास